अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जीएफटी के बारे एफईटी के बारे में हमने पहले बात की थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की दूसरी टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि है आइसोलेटेड केस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिनकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं मॉसफेट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल के मॉसफेट हमारे पास क्या होते हैं। मॉसफेट की फुल फॉर्म हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है। ये ट्रांजिस्टर की एक ऐसी टाइप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के और उनकी स्विचिंग के काम आती है। मॉसफेट हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो आज के दौर में हमारे मदरबोर्ड से लेके हमारे लैपटॉप तक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा मदरबोर्ड ही काम नहीं करेगा, क्योंकि मॉसफेट ही मेन पावर सप्लाई करता है हमारे मदरबोर्ड को। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो मॉसफेट जो है एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमारे पास ड्रेन, गेट और सोर्स 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, पी टाइप और एन टाइप। जो एन चैनल होता है या एन टाइप होती है उसको हम डिप्लीशन टाइप कहते हैं, जबकि जो पी चैनल या पी टाइप होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इन्हांसमेंट टाइप है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एन चैनल को हम एनहांसमेंट टाइप कहते हैं, तो हम मेन फोकस उसी के ऊपर बाद में रखेंगे। लेकिन अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारा मॉसफेट जो है वो एन टाइप है या पी टाइप है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम एक मल्टीमीटर लेते हैं, उसमें हमारे पास 2 प्रॉप्स होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। जो ब्लैक होता है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो रेड होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास ब्लैक है उसको ड्रेन के साथ अटैच कर देते हैं, और जो हमारे पास रेड होती है उसको हम दूसरे टर्मिनल गेट टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। जब हम इन दोनों को अटैच कर देते हैं तो अब अगर तो हमारे पास करंट को कंटिन्यूटी मिल रही है, वो फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास एन चैनल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास पी चैनल होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा चैनल जो है वो एन टाइप है या फिर पी टाइप है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को एज अ बेस या सबस्ट्रेट कहते हैं। फिर हम 2 टाइप एन टाइप के वेल्स या को डिफ्यूज़ करते हैं, जिन्हें हम गेट और सोर्स टर्मिनल कहते हैं। फिर इनके दरमियान हम SiO2 की एक थिन लेयर बनाते हैं, जिस पर मेटल कॉन्टैक्ट की मदद से गेट टर्मिनल बनता है, और हमारे पास एक एन चैनल जो है वो बन जाता है मॉसफेट के लिए। अब मॉसफेट और JFET के सैम्बल स्ट्रक्चर में जो भी डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। मॉसफेट का ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें SiO2 की लेयर ऐड की है। SiO2 की वजह से हमारा गेट टर्मिनल जो है वो आइसोलेटेड कहलाता है, और इसकी आइसोलेशन हो जाती है, और इस तरह से हमारे पास मेटल ऑक्साइड जो है वो इंसुलेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। तो इससे ये कॉन्टैक्ट टर्मिनल की तरह किस तरह से हमारा गेट जो है वो आइसोलेटेड हुआ SiO2 की वजह से, और हमने किस तरह से उसको अटैच किया, और हमारी जो बॉडी है इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। अब इसके बाद हम इसका फंक्शन चेक करेंगे कि किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास VDS और VGS दोनों इक्वल टू 0 हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारा मॉसफेट जो है वो स्टेबल रहेगा, और PN जंक्शन की वजह से एक डिप्लेशन रीजन जो है वो बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, पॉजिटिव कर दी VGS की वैल्यू। जब हमने VGS की वैल्यू को पॉजिटिव किया तो अब हमारे पास जितने भी होल्स थे गेट के करीब वो रिपेल हो जाएंगे और सबस्ट्रेट की तरफ आ जाएंगे, और हमारा जो मॉसफेट है वो कट ऑफ मोड में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये कट ऑफ मोड है। ठीक है। अब कट ऑफ मोड में चला गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने VGS की वैल्यू को थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। अब जितने भी हमारे पास होल्स होंगे इनके करीब, वो सारे दूर मूव कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे हमारे गेट टर्मिनल की तरफ, और वहाँ पर एक लेयर बनेगी जिसको हम इन्वर्जन लेयर कहते हैं। क्योंकि ये लेयर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है तो एक चैनल की तरह एक्ट करती है, और इसको हम एन चैनल भी कहते हैं। तो जैसा कि हमारे पास चैनल और गेट की वजह से हमारा जो चैनल है वो इन्हांस हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हम ये इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट है।
ठीक है। अब इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि VGS की वैल्यू को हमने मज़ीद इनके वो थ्रेशोल्ड के इक्वल थी, VDS को भी हमने पॉजिटिव कर दिया, तो क्या होगा कि हमारे पास डिप्लीशन रीजन जो है वो ड्रेन रीजन के पास वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो किस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा कि हमारे पास रिवर्स बाइस हो गई है, क्योंकि हमारे कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच हुआ, रिवर्स बाइस हो गई, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ हुआ। जब हमने VDS की वोल्टेज को VGS से भी बढ़ा दिया, तो हमारे पास जो ड्रेन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम ड्रेन करंट कहेंगे, और इसको ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है। अब VGS की वैल्यू को मज़ीद बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास VDS के बढ़ने से हमारे ID यानी कि ड्रेन करंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये सैचुरेशन मोड में है, और इस पॉइंट को हम पिंच ऑफ रीजन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास वर्किंग हो रही है हमारे N चैनल मॉसफेट की। तो ये हमने कहा कि ये सैचुरेशन मोड में एंटर हो चुका है। अब हमने क्या देखा कि जो हमने इससे एक रिज़ल्ट निकाला वो ये कि जब हमारे पास कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन होता है तो हमारा जो मॉसफेट है वो स्विच के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन एक्टिव रीजन में एज एन एम्पलीफायर एक्ट करता है। अब जैसे कि हमने इसका सारा फंक्शन देखा कि किस तरह से हमारा मॉसफेट जो है, हमने एन टाइप के मॉसफेट को लिया और देखा कि किस तरह से काम कर रहा है कि कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में एज अ स्विच, जबकि एक्टिव रीजन में एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है। तो अब कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में एज अ स्विच कैसे काम कर रहा है, क्योंकि कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल ओपन होता है, हमारा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन सैचुरेशन सर्किट में, सैचुरेशन कंडीशन में इस रीजन में हमारा जो ड्रेन करंट है वो फ्लो कर रहा होता है। तो उस टाइप पे ये एज अ क्लोज स्विच काम कर रहा है। लेकिन जब एक्टिव रीजन में होता है, जब हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तब एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि ये हमारे किसी भी इफेक्ट को एम्पलीफाई कर रहा होता है वहाँ, तो इसलिए हम इसको एम्पलीफायर के तौर पर जानते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने बैक में जो भी इसके बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में कंसीडर किया कि किस तरह से जब हम VGS और ID की वैल्यू को, जैसे जैसे VGS की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, VDS की वैल्यू चेंज हो रही है, ID की वैल्यू भी चेंज हो रही हैं, और VGS की डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो आपको इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये सब हमने पीछे जो भी डिस्कस किया है ये सब उसी से रिलेटेड है, उन्हीं वैल्यूज़ को लेते हुए हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किए हैं और उनके ज़रिए हमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स पता चली हैं। अब अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।